हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद के क्लास में स्वागत है। दोस्तों, हम आज से शुरू करने वाले हैं पेट एग्ज़ाम 2022 के लिए जो 18 सितंबर को होने वाला है। तो उसके लिए हम इंडियन हिस्ट्री यानी कि जो हमारा भारतीय इतिहास है उसकी लेक्चर शुरू करने वाले हैं, उसकी क्लासेस शुरू करने वाले हैं। तो पेट का जितना भी पूरा सिलेबस है वो हम कवर करेंगे आने वाले 1-2 महीने में, यानी कि जुलाई और अगस्त, यानी कि 18 सितंबर को है तो उससे पहले हम पूरा सिलेबस ख़त्म कर लेंगे। तो एक एक लेक्चर आपको डेली जो है मिलता रहेगा, इसलिए हमारे साथ बने रहने के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम शुरू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में पूरे पढ़ेंगे। तो आप जो है इस लेक्चर को देख लीजिए और 2-3 बार आप रिवाइज कर लेंगे तो आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो हमारे साथ भरोसा बनाए रखिए, आप जो है हमारे साथ बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक है आपके सिलेबस का वो है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता ये जो है ये कहाँ है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है पाकिस्तान का जो पंजाब क्षेत्र है वहाँ ये हड़प्पा नामक एक नगरीय संस्कृत की खोज की गई थी और उसी के नाम पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का नाम पड़ा है। और ये किसने खोज की, तो 1853 ईस्वी में ब्रिटिश अभियंता यानी ब्रिटिश इंजीनियर अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जो महान उत्खनन और अन्वेषक थे, वो हड़प्पा संस्कृति उन्होंने वहाँ पर एक मोहर देखी। वहाँ पर अंग्रेज़ों ने रेलवे लाइन बिछाने के लिए जो है खुदाई कर रहे थे। तो रेलवे लाइन बिछाने के लिए वहाँ ईंटों की खुदाई, ईंटों को लाते थे वहाँ खोद-खोद के, जो पुराने शहर थे। तो वहीं जो है उन्हें एक मोहर दिखी, जो जो समझ नहीं पाए वो कि है क्या। और उस मोहर के ऊपर जो है वृषभ यानी कि बैल और कुल 6 अक्षर अंकित थे। लेकिन उन्होंने इसका महत्व नहीं समझा, यानी कि उन्होंने सोचा कि जब खुदाई किए वहाँ से ईंटें निकाल रहे थे रेलवे लाइन बिछाने के लिए, तो ये क्या है, तो ये वो समझ नहीं पाए। तो उसके बाद उन्होंने उस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन शुरुआत जो है ब्रिटिश इंजीनियर अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही शुरुआत की थी। यानी कि चाहे वो अ, खोद रहे थे, वो अचानक उनको मिल गई वो मुहर, लेकिन शुरुआत इन्होंने की थी हड़प्पा संस्कृत की। उसके बाद जो है 1921 ईस्वी में जब भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई शुरू की, तब इसकी संभावनाओं की चर्चा होने लगी। तो आपको जब पूछा जाएगा कि कोई ब्रिटिश था या विदेशी था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। तो और जो भारतीय अगर पूछा जाएगा तो 1921 में भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई शुरू की, तब जो है उसकी संभावनाओं की चर्चा होने लगी कि यहाँ पुराने कोई नगर था, ऐसा कौन सा नगर था। तो इसके बारे में जानकारी यहीं से शुरू हुई। तो एक अन्य इतिहासकार राखलदास बनर्जी ने सिंध में मोहनजोदड़ो की खुदाई की। तो सिंध, जो पंजाब का सिंध क्षेत्र है, वहाँ पर जो है एक इतिहासकार रहे हैं राखलदास बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की। और इस नवीनतम स्थान के प्रकाश में आने के उपरांत जो है ये मान लिया गया कि संभवतः जो ये सभ्यता है सिंधु नदी की घाटी तक ही सीमित है। अतः इसीलिए जो है इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु सभ्यता रख दिया गया, क्योंकि जो पाकिस्तान से होकर जो नदी गुजरती है वो सिंधु नदी गुजरती है। और ये जो दोनों स्थान है वो लगभग सिंधु नदी के आसपास ही पड़ते हैं। तो उसी नदी के नाम पर जो है इस सभ्यता का नाम रख दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता, तो यह सिंधु सभ्यता रख दिया गया। तो हमने बेसिक जाना। इसके बाद इसका भौगोलिक विस्तार क्या है, तो इसका भौगोलिक विस्तार क्या है कि जो मांडा है जम्मू कश्मीर का, यानी कि उत्तरी सीमा मांडा, और दैमाबाद महाराष्ट्र का जो दक्षिणी सीमा है महाराष्ट्र तक फैला है। लेकिन सिंधु घाटी जो सभ्यता ये कहाँ तक फैली है, तो मांडा जम्मू कश्मीर से लेके, उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेके और दैमाबाद महाराष्ट्र के दक्षिण तक, और इधर आलमगीर उत्तर प्रदेश यानी पूर्वी सीमा, अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो आलमगीर तक है। और इधर जो है बलूचिस्तान, सुतका, गिरडोर पश्चिमी सीमा है। तो अगर उत्तर से दक्षिण तक पूछा जाए तो उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र दैमाबाद तक जो है इसका विस्तार है। और उत्तर में इसमें पूर्व और पश्चिम के बीच में अगर देखा जाए तो पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि बलूचिस्तान से आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक, ये पूरी इस सभ्यता का विस्तार, भौगोलिक विस्तार दिया हुआ है। तो ये आप बेसिक ध्यान रखेंगे कि उत्तर से दक्षिण तक कहाँ और पश्चिम से पूर्व तक कहाँ तक ये सभ्यता फैली हुई है। तो
इसमें कहा जाता है कि अभी तक जो प्राप्त साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन पर, इन आधारों पर कहा जा सकता है कि ये जो सिंधु सभ्यता है इसका भौगोलिक विस्तार उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक तथा पश्चिम में सुतकांगेडोर यानी बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक इसका विस्तार फैला हुआ है। और सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर 13 लाख वर्ग किलोमीटर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल है। तो ये फैक्ट हैं, बहुत छोटे-छोटे फैक्ट हैं, तो आप जो है इस वीडियो को 2-3 बार रिवाइज़ करेंगे तो आपको फैक्ट क्लियर होते चले जाएँगे। आप जो है आप पेशेंस बनाए रखिए, हम पूरी तैयारी करवा देंगे। तो आगे है कि इसका काल निर्धारण कैसे करते हैं, तो रेडियो कार्बन यानी कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है और माना गया है कि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का काल रहा है। कब से? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा काल माना गया है। तो इसके बाद जो है देखते हैं कि कौन कौन से विद्वान हैं जिन्होंने इसकी खोज की और खोज किया, इसका समय निर्धारण किया कि हम 2500 से 1750 तक मानते हैं। लेकिन कुछ विद्वान जो है अपना अलग अलग मानते हैं, जैसे जॉन मार्शल हैं। जॉन मार्शल के अनुसार तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल है ये 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक है। और अर्नेस्ट मैके ने कहा है कि नहीं, ये 2800 से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक इसका समय अवधि है, इसका निर्धारित काल है। और एक और जो है रहे हैं कि विद्वान की माधव स्वरूप वत्स हैं, इन्होंने 3500 से 2700 ईसा पूर्व तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना है। और सीजे गैड जो 2350 ईस्वी से 1750 तक, ये लगभग उसी के आसपास आ गए जो हमारे जो पहले हमने बात की 2500 से 1750 तक, लगभग इन्होंने समथिंग माना है। और मार्टिमन व्हीलर जो है 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक जो है इसका समयावधि मानते हैं। और फेयर सर्विस हैं, ये 2000 से 1500 ईसा पूर्व तक के इस सिंधु घाटी सभ्यता के काल का निर्धारण करते हैं कि इसका काल इतने तक रहा होगा। लेकिन नए आंकड़ों के अनुसार जो ये सभ्यता है 400-500 वर्षों तक विद्यमान रही। कि कब तक ये रही? तो 400 से 500 वर्षों तक जो है ये सभ्यता रही। और 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य ये जो अपनी पूरी परिपक्व अवस्था में यानी कि पूरी डेवलप्ड अवस्था में जो ये सभ्यता हो चुकी थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत जो है उत्खनन में प्राप्त मानव कंकाल हैं। कि जो खुदाई हुई है सिंधु घाटी में, तो उसकी खुदाई में जो मानव कंकाल मिले हुए हैं उनके सभ्यता का यही निर्धारण करते हैं कि ये सभ्यता आखिर कब तक रही होगी, उसका निर्धारण कैसे हम कर पाएंगे। तो ये उस सभ्यता के बारे में वहाँ प्राप्त जो है मानव कंकाल ही निश्चित रूप से बताते हैं। तो आगे है कि साक्ष्यों से पता चलता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक प्रकार से मिश्रित प्रजाति की थी, जिसके कम से कम 4 प्रकार की प्रजातियां थी जो निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन सी? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइड। तो साक्ष्य जो मिले हैं उन साक्ष्यों के आधार पर 4 प्रकार के मोहनजोदड़ो में जो है प्रजातियाँ बताई जाती हैं कि प्रोस्टो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइड। तो ये 4 हैं, तो ये 4 आप याद कर लेंगे। इसके बाद आगे है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके निर्माता कहा जाता है। तो बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने जो है कहा गया कि इसके निर्माता कौन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन है, तो कौन लोग रहते थे। तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप के अनुसार जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता हैं वो आर्य लोग रहे होंगे। लेकिन गार्डन चाइल्ड कहते हैं कि सुमेरियन रहे हैं। और व्हीलर के अनुसार जो है दास एवं दस्यु जो है सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता रहे हैं। और राखल दास बनर्जी के अनुसार द्रविड़ यानी कि द्रविड़ जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता रहे हैं। तो ये हमारे 4 विद्वान हैं, 4 विद्वानों के अनुसार जो है ये अलग अलग इन्होंने कहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन कौन रहे हैं, कौन कौन लोग रहे हैं। आगे है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है तो इसको विभिन्न विद्वानों द्वारा सिंधु सभ्यता के निर्माताओं को द्रविड़, ब्राह्मी, सुमेरियन, नृत्य, बाहिक, असुर, दारू, आर्य प्रजातियों से संबंधित बताया गया है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताया है। तो आप जो है जो हमने इन चारों की बात की है तो आप इन चारों को अच्छे से याद रखना। और इसके बाद जो है अधिकतर जो विद्वान हैं वो साक्ष्यों के आधार पर जो है द्रविड़ को ही जो है सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता मानते हैं कि जो द्रविड़ रहे हैं वही सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख जो है निर्माता माने जाते हैं। आगे है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उससे संबंधित प्रमुख स्थल कौन से हैं वो हम देखते हैं कि इस जो सभ्यता है
सिंधु घाटी ये सभ्यता जो पुरा संबंधित इससे पुरास्थल है वो भारतीय उपमहाद्वीप के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत पुराने समय में प्राचीन काल में जो ये 3 स्थान बताएँगे भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत का ही हिस्सा थे। वो बहुत बड़ा विस्तार था, भौगोलिक क्षेत्र भारत का था, तो ये भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत ही तो इस पूरी सभ्यता का फैलाव हुआ है। तो अफ़गानिस्तान में जो मुंडी गाक है तथा सोर्तगोई जैसे हैं, ये जैसे 2 हड़प्पाई सभ्यता स्थलों के साक्ष्य मिले हैं कि तो अफ़गानिस्तान में 2 स्थान हैं, मुंडी गाक तथा सोर्तगोई। ये 2 स्थल ऐसे हैं जो हड़प्पाई सभ्यता स्थलों के साक्ष्य वहाँ पर मिले हैं। तो सिंधु सभ्यता का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर तक है इसका पूरा विस्तार है। तो हमने अभी बात की कि उत्तर के कश्मीर के मांडा से, दक्षिण से वो महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। तो इसका विस्तार कितने किलोमीटर का है, तो पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तक है, बलूचिस्तान से आलमगीरपुर तक, और उत्तर से दक्षिण तक जो है 1400 किलोमीटर तक का सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्न हैं। तो कौन कौन से हैं, तो हम इसमें बात करेंगे। पहला जो है शुरुआत करेंगे जो पश्चिमी स्थान है जहाँ से शुरुआत है वो बलूचिस्तान है। तो दक्षिणी बलूचिस्तान में सिंधु सभ्यता के कई पुरातत्व स्थल मिले हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, मकरान तट। सबसे महत्वपूर्ण जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो तत्व स्थल है बलूचिस्तान में वो मकरान तट है। तो मकरान तट जो है प्रदेश पर मिलने वाले अनेक स्थलों में से पुरातात्विक दृष्टि से केवल 3 स्थल महत्वपूर्ण हैं। कौन से, सुतका गेडोर यानी दाश्क नदी के मुहाने पर जो स्थित स्थान है, सुतका कोह जो शादी कौर के मुहाने पर स्थित है, और बालाकोट जो विंध्यार नदी के मुहाने पर स्थित है। तो ये 3 स्थान जो हैं ये मकरान तट प्रदेश पर मिलने वाले अनेक स्थलों में से पुरातात्विक दृष्टि से केवल 3 महत्वपूर्ण स्थल हैं, सुतका गेडोर, सुतका कोह और बालाकोट। ये 3 स्थान जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद उत्तर पश्चिमी सीमा जो प्रांत है, उत्तर पश्चिमी प्रांत है, उसमें से यहाँ यहाँ कारी जो है, ये कारी जो सामग्री गोमल घाटी में केंद्रित प्रतीत होती है, जो अफ़गानिस्तान जाने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। जो ये उत्तर पश्चिमी सीमांत जो क्षेत्र है, ये जो है गोमल घाटी में केंद्रित प्रतीत होता है, जो अफ़गानिस्तान जाने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। गुमला जैसे स्थलों पर सिंधु-पूर्व सभ्यता के निक्षेपों के ऊपर सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये भी क्षेत्र है। इसके बाद जो है सिंधु में चले आते हैं। तो सिंधु में जो है इसमें मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, जुरीरो, दोजोदड़ो, आमरी कोटदजी और अली मुराद, रहमान ढेड़ी और राणा हुंडई इत्यादि क्षेत्र जो है सिंधु के क्षेत्र में आते हैं। जो सिंधु नदी पड़ती है, हमारा पूरा सिंधु का क्षेत्र है। इसके बाद जो एक स्थल है बहावलपुर, तो यहाँ के स्थल जो है सूखी हुई सरस्वती के नदी के मार्ग पर स्थित हैं और इस मार्ग का नाम हाकरा है। और इस स्थल का नाम कुंडवाला घेर है, जो प्रकटता बहुत ही बड़ा क्षेत्र है बहावलपुर। तो एक ये भी स्थल है, पुरातत्व स्थल है, और राजस्थान पड़ता है, बहुत बार राजस्थान से पूछा गया है। तो यहाँ के स्थल बहावलपुर के स्थलों के निरंतर क्रम में हैं, जो प्राचीन सरस्वती नदी के सूखे हुए मार्ग पर स्थित हैं। और कहा जाता है कि इस क्षेत्र में सरस्वती नदी को घग्गर नदी भी कहा जाता है। और इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्थल जो है कालीबंगा है। तो राजस्थान का जो कालीबंगा क्षेत्र है, ये सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल माना गया है। तो इसमें बहुत सारे और क्षेत्र हैं, जैसे कि माना गया हरियाणा है, और हरियाणा में जो कहा गया है कि जो हरियाणा का जो बनावली क्षेत्र है, ये भी जो हिसार ज़िले में पड़ता है, ये भी एक पुरातत्व स्थल। यहाँ से बहुत सारी खुदाई हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। और इसके अतिरिक्त जो है मिथावल है, बनावली है, राखीगढ़ी है हरियाणा का, और बालू नामक स्थलों का भी जो है यहाँ उत्खनन किया गया है। तो यहाँ भी इस सभ्यता के है कुछ न कुछ अंश मिले हुए हैं। और पूर्वी पंजाब में है, जो पूर्वी पंजाब जो भारत का क्षेत्र पड़ता है, तो इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थल जो है रोपड़ है। पूर्वी पंजाब में एक रोपड़ स्थल है। और हाल ही में चंडीगढ़ में भी हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य पाए गए हैं। जो चंडीगढ़ जो है हमारा केंद्र शासित प्रदेश, ये जो पंजाब और हरियाणा की जो राजधानी है, तो यहाँ पर भी हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य पाए गए हैं। और इसके अतिरिक्त जो है कोटलानिहंग जो है, चग 86 जो है, और ढेर मजरा आदि पुरातत्व स्थलों से भी सिंधु सभ्यता के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं, वो जो है पूर्वी पंजाब में। इसके बाद जो गुजरात में देखते हैं कि गुजरात का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्षेत्र है वो है लोथल। तो लोथल से भी बहुत सारे जो है पुरातत्व स्थल जो खुदाई हुई, तो लोथल से भी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो गुजरात के कच्छ, सौराष्ट्र तथा गुजरात के मैदानी भागों में सिंधु सभ्यता के 22 पुरातत्व स्थल हैं, जिनमें से 14 कच्छ क्षेत्र में, शेष अन्य भागों में स्थित हैं। तो गुजरात में पाए गए प्रमुख जो पुरास्थलों में रंगपुर, लोथल, पाडरी,
प्रभारूपाटन, रोजदी, भगवतराव, सुरकोटरा, नागेश्वर, कुंतासी तथा धौलावीरा। ये जो है गुजरात के बहुत ही इम्पोर्टेंट पुरातत्व स्थल हैं जो पूछे जाते हैं कि ये स्थल कहाँ पड़ेंगे, तो आप जो है आप इनको नाम याद रख लीजिए, वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का सबसे प्रमुख जो हमने बात की कि दैमाबाद तक जो है पूरा फैला हुआ है। तो महाराष्ट्र के दैमाबाद नामक एक पुरातत्व स्थल से मिट्टी के कुछ ठीकरे प्राप्त हुए हैं जिन पर चिर परिचित सैंधव लिपि में कुछ लिखा मिला हुआ है, किंतु पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में सैंधव सभ्यता का विस्तार महाराष्ट्र तक नहीं माना जा सकता, लेकिन कहा जाता है कि वहाँ तक जो है इस सभ्यता का विस्तार है। और ताम्र मूर्तियों का एक साक्ष्य जिसे प्राय हड़प्पा संस्कृत से संबद्ध किया जाता है, वह महाराष्ट्र के दैमाबाद नामक स्थान से प्राप्त हुआ है, और इसी साक्ष्य के आधार पर जो है कहा जाता है कि जो सैंधव सभ्यता है ये महाराष्ट्र तक फैली हुई है। इसके बाद आगे है कि कुछ स्थल हैं उनके उत्खनन करता है और स्थल की स्थिति कहाँ पर वो पड़ता है स्थल, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी हम देख लेंगे। तो जो हड़प्पा है इसकी खुदाई किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी। और ये हड़प्पा स्थल कहाँ पाया जाता है, तो मांड गोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में पाया जाता है। और दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खुदाई राखलदास बनर्जी ने की थी, और ये स्थल पाया जाता है सिंध के लरकाना जिला में जो पाकिस्तान में पड़ता है। इसके बाद है सिसुत कांगेडोर, और इसकी खुदाई की थी R.L. स्टाइन ने, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। इसके बाद चन्हुदड़ो है, एक स्थल है हड़प्पा यानी कि पुरातत्व स्थल है हड़प चन्हुदड़ो, जो ये पड़ता है, इसकी खुदाई इन्होंने किसने की थी, तो M.G. मजूमदार ने इसकी खुदाई की थी, और ये पड़ता है सिंध पाकिस्तान के क्षेत्र में ये स्थल पड़ता है। और इसके बाद रंगपुर है, तो रंगपुर की खुदाई किसने की थी, रंगनाथ ने की थी, रंगनाथ राव ने की थी, और ये अहमदाबाद काठियावाड़ गुजरात भारत में पड़ता है। इसके बाद कोट दीजी जो है इसकी खोज किसने की थी, तो इस स्थल की खोज घुर्रे ने इसका उत्खनन किया था, खोज की थी, और ये स्थान पड़ता है सिंध पाकिस्तान में। और एक रोपड़ स्थान है, पुरातत्व स्थल है रोपड़ है, तो इसकी खुदाई की थी Y.D. शर्मा ने, और ये पड़ता है पंजाब भारत के पंजाब में पड़ता है। अगला स्थल है कालीबंगा, और इसकी जो उत्खनन किया था इन्होंने, इसकी खुदाई की थी अमलानंद घोष ने, और ये गंगानगर राजस्थान में पड़ता है, गंगानगर राजस्थान में। अगला है लोथल। लोथल की जो खुदाई की थी उत्खनन किया था S.R. राव ने, और लोथल कहाँ पड़ता है, अहमदाबाद काठियावाड़ गुजरात में ये स्थल पड़ता है। तो इसके बाद जो है अगला स्थल है कि आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा ने आलमगीरपुर स्थल की खोज की और वहाँ खुदाई की, जहाँ बहुत सारे साक्ष्य मिले इसके सैंधव सभ्यता के। तो ये पड़ता है मेरठ उत्तर प्रदेश में, आलमगीरपुर तक जो पूरी सभ्यता का विस्तार है पाया जाता है। और सुरकोटदा, तो इसकी खुदाई की थी जगपति जोशी ने, और ये पश्चिम पड़ता है कच्छ गुजरात में। और अगला स्थल है बनावली, और बनावली का उत्खनन किया था R.S. बिष्ट ने, और ये हिसार हरियाणा में पड़ता है। अगला है धौलावीरा। धौलावीरा के की भी खोज जो है R.S. बिष्ट ने की थी, और इसका स्थान है ये कच्छ का रण गुजरात में पड़ता है, इसका स्थल है। अगला है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी स्थल जो है इसकी खुदाई की थी रफ़ीक मुगल ने, और ये पड़ता है राखीगढ़ी हरियाणा में। अगला स्थल है पुरातत्व स्थल दैमाबाद, और दैमाबाद की भी खुदाई रफ़ीक मुगल ने की थी, और ये भी पड़ता है अहमदनगर महाराष्ट्र में। अगला है देसलपुर कच्छ गुजरात में पड़ता है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है स्थल है जिनकी खुदाई किसने की, और ये कहाँ पड़ते हैं, इनकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो है इनको अच्छे से तैयार करना है। तो अगला है कि सैंधव स्थलों से प्राप्त साक्ष्य एवं वस्तुएं कौन कौन सी हैं, तो हम ये देखेंगे कि जितने भी सैंधव स्थल हैं, सैंधव सभ्यता के जो स्थल हैं वहाँ से क्या क्या मिला है, और हम वो देखेंगे। तो जो हड़प्पा है, हड़प्पा नामक स्थान से हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे कि हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिस समाधि पर R37 नाम दिया गया, जिससे जो है R37 नाम दिया गया है। और यहाँ से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण अवशेष, एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, और दूसरा है समाधान पेटिका, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष, स्वास्तिक, सीपी का पैमाना। तो ये सभी जो है हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा जो स्थान है वहाँ से ये सारी चीज़ें मिली हैं। तो ये कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं ये आप जो है यहाँ से नोट करके तैयार कर लीजिए कि कौन कौन से, याद कर लीजिए इनको। अगला है मोहनजोदड़ो। देखेंगे मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है, उस स्थल से क्या क्या मिले हुए हैं। तो मोहनजोदड़ो का सिंधी में शाब्दिक अर्थ होता है मोहनजोदड़ो का मृतकों का
टीला। तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। सिंधी में कहते हैं तो मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी, ऐसा वहाँ के साक्ष्य बताते हैं। तो मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्तूप का अवशेष भी प्राप्त हुआ है। कहाँ? पश्चिमी भाग में स्तूप का अवशेष भी प्राप्त हुआ है। अगला है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों में क्या क्या मिला है? वृहद स्नानागार मिला है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, राज मुद्रांक मिला है, योगी की मूर्ति मिली है, सूती कपड़ा मिला है, घोड़े के दांत, मिट्टी का तराजू, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे के ढेर मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ, शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्टों के अवशेष इत्यादि मिले हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है मोहनजोदड़ो से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं। मातृ देवी की मूर्ति है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति है, पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति है, तो घोड़े के दांत हैं, हाथी का कपालखंड है, मिट्टी का तराजू है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, योगी की मूर्ति है, तो ये मोहनजोदड़ो से मिली हैं। तो क्या क्या वस्तुएं मिली हैं ये आप याद रखेंगे। अगला है कि चन्हुदड़ो जो स्थल है, यहाँ से इस स्थान से जो हड़प्पा संस्कृत के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृत के अवशेष भी मिले हैं। यानी हड़प्पा संस्कृत के तो मिले हैं, इसके अलावा जो प्राक हड़प्पा संस्कृत थी उसके भी अवशेष यहाँ पर मिले हैं। तो यह स्थान मनके, सीप, अस्थि तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। जो चीज़ें मिली हैं उसके आधार पर कहा जा सकता है ये स्थान जो है मनके, सीप, अस्थि तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। तो चन्हुदड़ो जो है एकमात्र पुरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। वक्राकार ईंटें मिली हैं। तो पूछा जा सकता है कि वक्राकार ईंटें किस स्थान से मिली हैं? जो तो चन्हुदड़ो नामक पुरातत्व स्थल से वक्राकार ईंटें मिली हुई हैं। तो यहाँ से अन्य जो वस्तुएं मिली हैं उनमें से है कुत्ते बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह, यानी अलंकृत हाथी का कंघा, लिपस्टिक, 4 पहियों वाली गाड़ी इत्यादि जो है चन्हुदड़ो से प्राप्त हुई हैं। और इसके आगे जो है कि लोथल है अगला स्थल जो है लोथल। तो लोथल जो है सागर तट पर स्थित पश्चिम एशिया से व्यापार का प्रमुख जो है बंदरगाह था। व्यापार नहीं होगा, व्यापार का जो है प्रमुख बंदरगाह था माना जाता है। तो लोथल से प्राप्त प्रमुख वस्तुओं में जैसे जहाज़ों की गोदी, स्वाभाविक है जो व्यापार होगा वहाँ पर जहाज़ों की गोदी, जो जैसे डॉकयार्ड है, धान और बाजरे का साक्ष, फारस की मुहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति, धान की भूसी, मनका उद्योग के साक्ष्य, तांबे का कुत्ता, दिशा मापक यंत्र, 3 युगल समाधियाँ, अग्निवेदी के साक्ष्य इत्यादि लोथल से प्राप्त हुए हैं। तो इतनी चीज़ें जो है लोथल नामक पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुई हैं। अगला है कालीबंगा। तो कालीबंगा से प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन संस्कृति को अवशेष मिले हैं। किसके? प्राक हड़प्पा तथा हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के अवशेष कालीबंगा से मिले हैं। और कालीबंगा में किए गए उत्खननों से हड़प्पा कालीन संस्कृति युग के 5 स्तरों का पता चलता है। कितने? 5 स्तरों का पता चलता है, जिसमें अगर देखा जाए तो प्रमुख अवशेषों में आयताकार 7 अग्निवेदिकाएँ, जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं, कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं, सिलबट्टा, सूती कपड़े की छाप, बेलनाकार मुहरें, ईंटों के निर्मित चबूतरे, अग्निकुंड शल्य क्रिया, मिट्टी के खिलौने तथा प्रतीकात्मक समाधियाँ तथा भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं कालीबंगा राजस्थान नामक स्थान से मिले हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कालीबंगा से मिली हैं। अगला स्थल है बनावली। तो बनावली में भी कालीबंगा की तरह 2 सांस्कृतिक अवस्थाओं प्राक हड़प्पा तथा हड़प्पा कालीन दर्शन होते हैं। यहाँ से प्राप्त प्रमुख अवशेष हैं जैसे हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, तांबे के बाणाग्र, तिल, सरसों का ढेर, सेलखड़ी एवं पकाई मिट्टी की मुहरें बनावली से मिली हुई हैं। अगला स्थल है पुरातत्व स्थल है सुरकोटदा। तो सुरकोटदा से जो है घोड़े की अस्थियां मिली हुई हैं जो किसी भी अन्य हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त नहीं हुई हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि हड़प्पा कालीन स्थल ऐसा कौन सा है जहाँ से घोड़े की अस्थियां मिली हैं? तो आप बताएंगे सुरकोटदा से मिली हैं। और यहाँ पर एक विशेष प्रकार का कब्रगाह भी बनाया गया है। तो आप जो है ये याद रखेंगे। आगे हम देखते हैं कि कौन सा स्थल जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा नामक जो स्थल है ये जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। और दूसरा जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और जो चन्हुदड़ो स्थल है ये सिंधु नदी के किनारे ये भी है। मांडा जो कश्मीर में पड़ता है ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है। और जो कालीबंगा नामक स्थल है ये घग्गर नदी पर
स्थित है। और इसके बाद जो लोथल है, लोथल जो है भोगना नदी पर स्थित है। तो पूछा जा सकता है कि पुरातत्व स्थलों में कौन किस नदी पर स्थित है, तो आप जो है हड़प्पा रावी नदी पर है, मोहनजोदड़ो सिंध नदी पर है, चन्हुदड़ो सिंधु नदी पर है, मांडा चिनाब नदी पर है, कालीबंगा घग्घर नदी है, लोथल जो है भोगना नदी है। तो ये जो है आप याद रखेंगे। इसके बाद आगे हैं कि रंगपुर जो है मादर नदी पर है, रोपड़ जो है सतलज नदी पर पड़ता है, बनावली जो है सरस्वती नदी पर पड़ता है, आलमगीरपुर हिंडन नदी उत्तर प्रदेश में बहती है, सूतकांगे डोर जो है दाश्क नदी पर पड़ता है। तो ये बहुत कुछ क्षेत्र हैं, स्थल हैं, जो पूछा गया है कि इनका किन नदियों के किनारे जो है ये बसे हैं या किन नदियों के पास ये स्थल बसे हुए हैं। तो अब स्वाभाविक है कि ऐसे कोई भी सभ्यता जहाँ डेवलप होगी वहाँ नदियाँ होंगी। तो ज़्यादातर जितने भी सभ्यताएं डेवलप हुई हैं वो नदियों के किनारे ही डेवलप हुई हैं, विकसित हुई हैं। आगे है कि हड़प्पा काल में विदेशी व्यापार कौन कौन सा होता था, कहाँ से होता था। तो विदेशी व्यापार में जैसे तांबा है, तो तांबा जो है खेतड़ी राजस्थान का एक क्षेत्र है वहाँ से होता था। और ओमान जो हमारा गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वहाँ एक देश है वहाँ ओमान, तो ओमान से जो है तांबे का व्यापार भारत के साथ होता था इस सभ्यता में। और चांदी का व्यापार जो है वो अफ़गानिस्तान और ईरान से आयात किया जाता था। चांदी आयात की जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। और सोना जो आयात किया जाता था वो कर्नाटक से आयात किया जाता था, जो दक्षिण भारत में पड़ता है। और टिन का आयात जो है अफ़गानिस्तान और ईरान से होता था। गोमेद गोमेद जो है सौराष्ट्र, जो महाराष्ट्र के आसपास पड़ता है, सौराष्ट्र क्षेत्र, यहाँ से इसका व्यापार होता था, वहाँ से आयात की जाती थी ऐसी वस्तुएं। और उसका जो सीसा है, सीसा जो है वो भी ईरान से जो है मंगवाया जाता था, ईरान से आयात किया जाता था। इसके बाद आगे है कि हड़प्पाकालीन 4 विशालतम जो नगर हैं, जिनमें है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेडीवाल तथा धौलावीरा। तो धौलावीरा को 7 सांस्कृतिक चरणों में बांटा गया है। कितने? 7 सांस्कृतिक चरणों में बांटा गया है। अगला है कि पॉइंट है कि हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। तो पूछा जा सकता है कि किस जो है स्थल में जो सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल पर जो है शव दफनाने की प्रथा थी, या किस स्थल पर जो है जलाने की प्रथा विद्यमान थी। तो हड़प्पा में जो शवों को दफना दिया जाता था, और जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी, ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाई थी। ग्रिड मतलब कि एक बढ़िया निकास प्रणाली अच्छी थी, पानी की निकास प्रणाली अच्छी थी, एक दूसरे से सारे रास्ते जुड़े हुए थे और सारी नालियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। तो ये पूरी ग्रिड पद्धति जो है उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने अपनाई थी। तो बहुत ये डेवलप सभ्यता थी। अगला है कि घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो जो लोथल नगर है, सिर्फ वहाँ के जो दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, बाकी कहाँ पीछे की ओर खुलते थे। और हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नगर 2 भागों में विभाजित थे, जबकि धौलावीरा जो है 3 भागों में विभाजित था। अगला है कि जो कृषि है वो हड़प्पा अर्थव्यवस्था का मूल आधार था। स्वाभाविक है, जो नदियों के किनारे जितनी भी सभ्यताएं डेवलप होंगी वो कृषि पर ज़्यादातर आधारित होंगी। तो कृषि जो है हड़प्पा अर्थव्यवस्था का मूल आधार था। और हड़प्पा से मिली मोहरों में जो है सर्वाधिक जो है मोहर सेलखड़ी से निर्मित निर्मित होती थी, यही सेलखड़ी से मिली हुई है। अगला है कि सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो तलवार से बिल्कुल परिचित नहीं थे। इसके बाद सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। तो क्या करते थे? शहद का प्रयोग करते थे मिठास के लिए। और तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। तो मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अर्थ जो है सिंधु सभ्यता से ही है। सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी मंदिर, समाधि आदि के अवशेष नहीं मिले। अगर पूछा जाए कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता में किसी मंदिर, समाधि के अवशेष प्राप्त हुए, तो नहीं प्राप्त हुए हैं। इसमें सिर्फ जो है मैं अभी इनके मेसोपोटामिया के अभिलेखों में जो है सिर्फ वर्णित मेलुहा शब्द का अर्थ सिंधु सभ्यता से ही लिया गया है। यानी कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वहाँ भी इसकी चर्चा जो है की गई है। तो आगे है कि जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है, यानी इसमें क्या होता था कि आंशिक समाधान जो है हड़प्पा में होता था, कलश समाधान मोहनजोदड़ो में होता था, तथा प्रतीकात्मक समाधान जो है कालीबंगा में होता था। ऐसे जो है वहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता, जिसे पशुपतिनाथ की कहते हैं, पशुपतिनाथ कहते हैं, की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता तथा भैंसा तथा 2 हिरण जो हैं विराजमान हैं। ये मोहनजोदड़ो से एक पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है जिनमें ये सारी विशेषताएं दी हुई हैं। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता में मात्र देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। तो यानी मात्र देवी की उपासना कहाँ प्रचलित थी? हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित थी। और भारत में विशालतम जो है हड़प्पा कालीन बस्ती कौन सी है? कुंतासी,
धौलावीरा एवं राखीगढ़ी। ये क्या है कि भारत में विशालतम हड़प्पाकालीन बस्तियां हैं, जिनमें कुंतासी, धौलावीरा एवं राखीगढ़ी प्रमुख हैं। अगला है कि पिग्गट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। पूछा जा सकता है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? तो पिग्गट महोदय ने कहा है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा को जुड़वा राजधानी कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे कि धरती क्या है? हमारी माता है, उर्वरता की देवी है। अगला है शिव पूजा एवं वृक्ष पूजा के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो क्या करते थे? शिव की पूजा करते थे और वृक्ष की पूजा भी करते थे। आजकल वैसे भी भारत में जो है हमारे यहाँ आज भी जो है वृक्ष की पूजा होती है। अगला कि सिंधु सभ्यता में मात्र देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। तो मात्र देवी को बहुत अधिक माना जाता था, उनकी पूजा की जाती थी। और सैंधववासी जो है सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। जो सैंधववासी थे वो सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। आगे है कि सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन जो है सिंधु सभ्यता के लोग बनाते थे। मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा से प्राप्त कुछ मुहरों पर पशु बलि के प्रमाण भी मिलते हैं। तो मोहनजोदड़ो, दो स्थान है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, वहाँ से जो मुहरें मिली हैं तो उन पर जो है पशु बलि के भी प्रमाण मिले हैं कि वहाँ पर लोग पशु की बलि भी देते थे। अब भारतीय आगे है कि भारत में लिंग पूजा का प्रारंभ जो है संभवतः प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जाति में हुआ था। कब हुआ था? तो संभवतः जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जाति में लिंग पूजा का भी जो है प्रारंभ हुआ था। आगे कि मिट्टी की मूर्तियां सबसे अधिक जो है मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता जो है वो मात्र सत्तात्मक थी, कि मिट्टी की मूर्तियां जो है अधिक मिले हैं। इसके आधार पर यह अनुमान लगाते हैं कि सिंधु सभ्यता जो है मात्र सत्तात्मक था। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी, कि पर्दा प्रथा और वेश्यावृत सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। अगला है कि हड़प्पाई लिपि जो है चित्रात्मक थी, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। हम लोग जो है बाईं से दाईं ओर लिखते हैं, तो यहाँ क्या कर जाता कि जो है दाईं से बाईं ओर जो है यहाँ की लिपि लिखी जाती थी। और सिंधु सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि क्या सिंधु सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? तो विश्वास करते थे, कई पॉइंट दिए हुए थे। हाँ, सिंधु सभ्यता के लोग जो है पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। तो आगे कहते हैं कि जो सिंधु सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके पतन कैसे हुआ? तो बहुत सारे विद्वान अपनी अपनी राय देते हैं, अलग अलग सबकी राय है। तो गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर कहते हैं कि बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण के कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया, पतन हो गया। लेकिन जॉन मार्सन एवं अर्नेस्ट मैके कहते हैं कि एक बार अचानक नदी में बाढ़ आई, क्योंकि नदियों के किनारे सारे स्थल थे जो इस घाटी सभ्यता के, तो बाढ़ आई, बाढ़ में सारे क्या हुए, ये सारे स्थल जो है नष्ट हो गए, बह गए। आगे आर.एल. स्टाइन एवं अमलानंद घोष कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो है इस सभ्यता का पतन हुआ है। और एम.आर. साहनी जो कहते हैं, एम.आर. साहनी के अनुसार कि भूतात्विक परिवर्तन हुए, कि जो है भौगोलिक परिवर्तन है, भूतात्विक परिवर्तन हुए, उसमें से जो है इसी परिवर्तन के कारण जो है इस सभ्यता का पतन हो गया। के.यू.आर. कनेडी जो है कहते हैं वो कि प्राकृतिक आपदा के कारण जो है इस सभ्यता का पतन हो गया। और जॉन मार्शल कहते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण जो है ये समाज जो है, ये सभ्यता जो है पूरी तरीके से नष्ट हो गई। तो इस प्रकार जो है दोस्तों हमने जो है पूरी सिंधु घाटी सभ्यता क्या है और उसके स्थल कौन से हैं, कैसे कौन कौन से स्थल हैं, कहाँ पर क्या क्या अवशेष मिले हैं, उसके कौन कौन से विद्वानों ने क्या कहा है और उसके सभ्यता के नष्ट होने क्या कारण थे, तो ये हमने देखा है। कल हम वैदिक संस्कृत पढ़ेंगे। अगले वीडियो में वैदिक काल जो है, वैदिक काल में जो भी है पढ़ेंगे हम, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ये सभी जो है हम अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हमारे सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हुई। तो हाँ, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए और हमारे साथ बने रहिए। हम आगे आपके लिए और लेक्चर लेकर आते रहेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।